ओके, देखो तो प्रोबेबिलिटी में बिफोर वी स्टार्ट वी वांट टू डिस्कस दिस टू फंक्शंस. वन इज एनपीआर एंड अदर इज एनसीआर. कैलकुलेटर में आपके ये दोनों बटन है ऐसे, एनसीआर एंड एनपीआर. दिस सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन. ठीक है, सी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन एंड पी, पी डिनोट्स परम्यूटेशन. ये दो वर्ड जो है ना, इसका मतलब और फंक्शन क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. परम्यूटेशन. देखो अभी ये दो वर्ड प्रोबेबिलिटी जब भी आएगा ना, आगे भी आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी आता है तो याद रखो ये दोनों मालूम होना ही चाहिए. वन इज परम्यूटेशन, अदर इज कॉम्बिनेशन. एंड ये दोनों का कैसे, एक तो बाय कैलकुलेटर एंड विदाउट कैलकुलेटर, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एंड मीनिंग ऑल्सो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 2p2 एंड 2c2. ठीक है. और आपको खास करके ये जो है एनसीआर, ये आपको ज्यादा मैक्सिमम एग्जांपल में ये यूज होएगा. कोई कोई एग्जांपल में एनपीआर भी यूज हो सकता है, इसके लिए दोनों मालूम होना चाहिए. तो दो वर्ड है. एक मिनट, कलर, कलर किधर है ये? सर पेन पे डबल क्लिक करो। क्या हो गया इसका? पहले ये क्रॉस करो, ये इमेज अपलोड करने का डायलॉग है। देखो तो कॉम्बिनेशन ये वर्ड है, लेकिन फिर भी अपना जो अपने को समझने वाला वर्ड एनसीआर का वो है, उसको बोलेंगे सिलेक्शन. ठीक है, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेक्शन, whenever we want to select something, that time we are going to use combination selection. And permutation is used for arrangement. ये दोनों का मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बाद में हम लोग अरेंजमेंट. अरेंजमेंट, तो ये दोनों का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम लोग इसको स्टडी करेंगे. देखो 2C2 का मतलब है सिलेक्शन. मतलब एक एग्जांपल के लिए अपने पास दो स्टूडेंट है और दोनों को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करना है मतलब ऐसे एक एज्यूम करते कि दो स्टूडेंट को कहीं पे हम लोग को भेजना है, एक कोई तो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजना है. तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दो है और भेजना भी दो है. हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन सेंड देम? वी कैन सेंड ओनली वन वे. वन वे मतलब सपोज ये दो लोग है, ए है और बी है. अभी मेरे को अगर दोनों को भेजना है तो कोई डिफरेंट ऑप्शंस तो नहीं है ना, ए बी दोनों मिलके एक ही बार जाएगा वो. सपोज सपोज ऐसा है 3C2 है. 3C2 का मतलब है कि तीन है और तीन में से दो लोगों को सिलेक्ट करना है. देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन वो सिलेक्शन के लिए ये एनसीआर यूज करते हैं. 3C2 का मतलब ये है कि वी हैव थ्री टोटल पीपल या टोटल स्टूडेंट एंड वी वांट टू सिलेक्ट टू स्टूडेंट आउट ऑफ थ्री. तो अभी इधर ना, अभी आप समझ सकते हैं ए बी सी है. हाँ? आप सोचो ए बी सी में से दो दो के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे. ए बी एक बन सकता है, ठीक है, बी सी एक बन सकता है. दो को ही भेजना है ना अपने को. ये देखो, एक ऐसे एज्यूम करो, एक समझने के लिए कि तीन लोग अपने पास है और तीन में से रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर 1 2 एंड 3, उनमें से दो लोगों को मुझे कहीं पे भेजना है. तो या तो 1 एंड 2 जा सकता है, या 2 एंड 3 जा सकता है, या 1 एंड 3 जा सकता है. सो टोटली थ्री वेज आर देयर. वी कैन सेंड टू पीपल आउट ऑफ थ्री पीपल फॉर सर्टन प्रोजेक्ट है, कहीं भी अगर भेजना है. तो सबको ये मैंने जो बताया ये समझ में आया क्या? ये और इसके ऊपर वाला जो है 2C2, ये दोनों समझ में आया क्या? मुझे दोनों एक्सप्लेन यस करना है. परमुटेशन की पहले हम लोग कॉम्बिनेशन समझ रहे. यस सर। हाँ, देखो कभी कभी क्या रहता है, ये लॉजिकली भी समझ में आता है. जैसे तीन में से दो जाएंगे तो तीन, टोटल नंबर ऑफ वेज 3 है. तीन में से अगर आप तीनों को भेजेंगे तो कितना आएगा?
3C3 कितना वन आएगा? वेरी गुड। वन वन 3C3 इज 1। हमेशा याद रखो, जब भी ऊपर और नीचे सेम नंबर रहता है ना तो 1 ही आता है, क्योंकि 3 में से 3 सिलेक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा ना, ओनली वन वे। डिफरेंट वेज देखना है, याद रखो। आपको लगेगा 3 है तो 1 कैसे आया? 3 में से तीनों को सिलेक्ट करना है, हर बार नए नए 3 लोग आने चाहिए, सो ओनली वन वे। बट इफ यू वांट टू सिलेक्ट 3 में से एक को सिलेक्ट करना है तो कितना होएगा टोटल नंबर ऑफ वेज? ए बी सी है, अपने को 3 में से एक को सिलेक्ट करना है, थ्री कितने आएंगे? हाँ, थ्री 3 आएंगे ना। या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा। ठीक है, तो मैंने तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे बताए, 3 केसेस पॉसिबल है। 3C4 तो नहीं पॉसिबल, ये तो रॉन्ग है। हम लोग नहीं बोल सकते 3 में से 4 को भेजना है। वी कैन हैव 3C1, 3C2 और 3C3। तो 3C1 का मतलब है 3 में से एक को सिलेक्ट करना, तो 3 में से एक अगर सिलेक्ट करना है देन इट कैन बी डन इधर ए और बी और सी, तो 3 वेज। 3 में से 2 को अगर सिलेक्ट करना है तो ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है और ए सी हो सकता है, तो ऐसे 3 वेज है। और 3 में से 3 अगर सिलेक्ट करना है सो इट इज ओनली कैन बी डन ओनली इन वन वे। ठीक है, 3C3 इक्वल टू 1। तो अगर कभी बहुत बड़ा नंबर है, अभी देखो एक एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं 52। 52 क्यों ले रहा हूँ? कार्ड्स का एकदम स्टैंडर्ड एग्जांपल है, सबको समझ में आना चाहिए। वो कार्ड्स जो हम लोग खेलते हैं तो उसका प्रॉब्लम आता है कि किंग आने का कितना चांस है, या कोई भी अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो सपोज मुझे 52 में से 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो ये जो नंबर है थाउजेंड्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी, सपोज हम लोग ऐसे नाम देते कि ए बी, ऐसे नंबर 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 52 तक नंबर से, तो 1 2 3 आ सकता है, 3 ही सिलेक्ट करना है ना, तो 1 2 3 आ सकता है, 2 3 ट्वेंटी टू 4 आ थाउजेंड सकता है। तो ये नंबर है ना थाउजेंड्स तक जाएगा, बहुत बड़ा नंबर रहेगा। तो इसके लिए वी कैन नॉट डू दिस बाय लॉजिक। लॉजिक से ऐसा 1 2 3 4 5 तक कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ा रहेगा। देन वी यूज इधर कैलकुलेटर और वी यूज सम टेक्निक। एक टेक्निक बताऊंगा जिससे ये डायरेक्ट सॉल्व होता है, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सबको समझ में आना चाहिए कि एनसीआर क्या होता है। सबको एनसीआर का मतलब समझ में आया क्या? यस सर यस अभी हम सर लोग देखेंगे यस सर। परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज यूज्ड फॉर अरेंजमेंट। तो ये दोनों दिखने में ना सेम सेम है, ए भी 2P2 है, ये 2C2 है, दोनों में खाली पी और सी का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। सब इधर भी ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास ए और बी दो है, एंड वी वांट टू अरेंज। ऐसे एक अरेंजमेंट अलग अलग काम के लिए हो सकता है। जैसे दो लोग है, तो दो लोगों को हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज देम फॉर अ फोटोग्राफ। एक या पहले कौन सा खड़ा रहता है, दूसरा कौन सा ए बी है या बी ए है, दिस टू वेज वी कैन सिलेक्ट, नहीं बोल देंगे, अरेंज देम। ठीक है, ए बी और बी ए ये दो अरेंजमेंट है ना। अगर आपको, आपके पास दो बुक्स है ए और बी, ये दो बुक को अगर आपको एक शेल्फ में रखना है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन कीप, तो उसमें अरेंजमेंट ही है ना। आप ए पहले रख सकते हैं, बाद में बी रख सकते हैं, या फिर बी को पहले रख सकते हैं, ए को बाद। ये दो अलग वेज है। बुक को शेल्फ में रखना है, अपने पास दो बुक है, तो ये दो डिफरेंट वेज है। ये तो ए बी जैसा रख सकते हैं या तो बी ए जैसा रख सकते हैं, दोनों डिफरेंट है। लेकिन वही सिलेक्शन के टाइम पे ए बी को सिलेक्ट करेंगे और बी ए को सिलेक्ट करेंगे, दोनों का मतलब एक ही हो गया। सबको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। यस सर सिलेक्शन के टाइम पे अगर मुझे दो में से दो को सिलेक्ट करना है, मतलब मेरे पास ए बी है, और मेरे को दोनों को अगर सिलेक्ट करूंगा तो ए बी, और बी ए को सिलेक्ट करूंगा तो भी ए बी है ना, वो ए बी और बी एक ही है। लेकिन अरेंजमेंट के टाइम पे वो डिफरेंट हो जाता है। इसके लिए अरेंजमेंट का नंबर हमेशा कॉम्बिनेशन से, जो सिलेक्शन है उससे हमेशा ज्यादा रहता है। तो 2P2 का आंसर है 2। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा 3P1 या 3P2, इसका मतलब है 3 में से एक को, अभी ना ये एक्चुअली क्या होता है, इसका थोड़ा समझना कंफ्यूजन है। 3P1 का मतलब ये 3 में से एक को अरेंज करो। अरे 3 में से एक को अरेंज करो मतलब क्या? तो इसमें ना सिलेक्शन भी आता है और अरेंजमेंट भी आता है, दोनों आता है। मतलब पहले मुझे 3 में से एक को
सपोज मैं एक का ना जल्दी समझ में नहीं आता है, दो का देखते हैं। 3p2 जो का मतलब ये है कि मेरे पास 3 बुक्स है, मुझे उसमें से 2 को शेल्फ में अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं 3 में से कौन से 2 सिलेक्ट करूंगा उसके बारे में है। ए बी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बी सी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ए सी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब ये परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जब भी मैं सिलेक्ट करूंगा उसके बाद में अरेंज करते टाइम भी मेरे पास दो दो ऑप्शन है ना। सपोज मैंने ए और बी सिलेक्ट किया, तो मैं जब अरेंज करने जाऊंगा तो ए बी और बी है, ये दो ऑप्शन है। अगर मैंने ए सी को सिलेक्ट किया होता तो अरेंजमेंट के टाइम पे मेरे पास ए सी और सी है, ऐसे दो ऑप्शन है। तो इसके लिए इसका नंबर हमेशा बड़ा रहता है कंपेयर टू सिलेक्शन। पहले मुझे ये बताओ, मैं और एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते। ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या? पहले ये मुझे बताओ, एनपीआर एंड एनसीआर। यस सर। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो बताओ। सो अगर समझ में आया है देन वी कैन, इसका नेक्स्ट स्लाइड किधर है? इधर ना। सर ऊपर 1 पे क्लिक करो। हाँ तो देखो अभी सपोज मुझे एक बड़ा नंबर है 5p5, ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर में डायरेक्ट बटन है, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर रहेगा ना तो p के लिए ना सिंपल है कैलकुलेशन, उसको ना फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब मालूम है क्या आपको? यस सर। यस सर। मालूम है? सबको मालूम है ना फैक्टोरियल क्या होता है? मैथ्स में क्या मतलब है इसका? फैक्टोरियल का मैथ्स में क्या मतलब होता है? मालूम है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्या मतलब है 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बताओ? 5 into 4 into 3 5 into 2 into into 4 1। into 3 into 2 हाँ, into 1। वेरी गुड। मुझे मालूम नहीं था कि आपको मालूम है कि नहीं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे आप एक एक से कम करके 1 तक आओ, हमेशा 1 1 तक आने का, रुक जाने का। तो ये जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा ना, ये 5p5 का आंसर होता है। फैक्टोरियल डायरेक्ट आता है, ठीक है। अगर 4p4 है तो 4 फैक्टोरियल आंसर रहेगा। तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे। लेकिन अगर अलग नंबर है, सपोज आई हैव 5p2, 5p2, तो क्या करना पड़ता है? तो एक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सर ये था शायद कहीं तो, किसी मैथ्स में कहीं तो। अच्छा, तो ये फॉर्मूला मैं आपको दोनों फॉर्मूला साथ में बता देता हूँ। ये विदाउट कैलकुलेटर का एक फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और एनसीआर, सपोज मुझे पीसी2, मैं दोनों साइमल्टेनियसली बता देता हूँ। पीसी2 अगर करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा मालूम है? सॉरी, एनसी 5c2 का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला में ना इसके डिनोमिनेटर में एक नंबर बढ़ जाता है, बस इतना याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसके ये नंबर छोटा हो जाता है ना, तो इसमें r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है। इसको r लेने का, इसको n लेने का, ठीक है। अभी अगर आपको ये जो मैंने फॉर्मूला बोला वो भी नहीं समझ में आया तो भी आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और खास करके अपने को ना एनसीआर चाहिए। एनसीआर है ना, बिना ये फॉर्मूला के भी निकाल सकते हैं हम लोग। मैं आपको एक और टेक्निक बताने वाला हूँ एनसीआर का, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में अपने को एनसीआर है। सपोज मुझे 5c2 निकालना है। इफ आई वांट टू फाइंड 5c2 विदाउट फॉर्मूला, विदाउट कैलकुलेटर, तो एक याद रखो, क्योंकि वो जो जेरोक्स है ना उसमें बार बार ऐसा किया है। अगर ये नहीं समझा ना तो आप वो क्या कैलकुलेशन है वो नहीं समझ पाओगे। इसके लिए बता रहा हूँ, 5c2 अगर करना है ना तो विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट फॉर्मूला, एक टेक्निक में बता रहा हूँ। नीचे जो नंबर है ना, 2 लिखा है ना, तो 2 बार इसको रिड्यूस करो और नीचे ये नंबर का फैक्टोरियल लिखने का, यही हमेशा आंसर रहता है। तो ये 20/2 इज 10। हाँ, देखो फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी टेक्निक इतना कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सपोज मेरे पास 10c1 है, तो 10c1 का मतलब है 10 एक ही लिखने का, क्योंकि नीचे 1 है, 1 टाइम, एंड 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 10 आएगा।
ठीक है। सपोज मेरे पास 10C2 है, 10C2 है सपोज, देन आई विल राइट इट एज 2 टाइम्स आई हैव टू राइट, पहले 10 आएगा, देन आई विल राइट 10 माइनस 1 दैट इज 9। एक 2 बार तक जाना है। सपोज 10C3 होता तो मैं इधर 8 भी लिखता था, और नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सबको ये समझ में आया क्या? यस सर। ये यस 45 आया। हाँ, तो ये विदाउट फॉर्मूला, विदाउट ये वो लोग ने किया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको ना वो जेरोक्स में समझेगा नहीं कि ये कैलकुलेशन क्या है, ये वो लोग बार बार ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो मैं आपको पहले ही मैंने बता दिया क्या है। और एक फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ, कभी अगर जरूरत पड़ा तो। सपोज मुझे चाहिए 20C17, अभी ये तो बहुत बड़ा है कैलकुलेशन, हाँ, क्योंकि 17 बार लिखना पड़ेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई 17 तक जाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला ऐसा है कि NCR, खास करके आर के बारे से, सी के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में आपको ना परफेक्ट चाहिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन के ही हम लोग देखने वाले। तो NCR अगर है, देन वी हैव वन फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब ऐसा है, n माइनस आर भी करेंगे ना तो वही आंसर आता है। NCR and n minus r मतलब 20C17 and 20C3 will be same. 20C17 and 20C3, क्योंकि ये n माइनस आर अगर करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आता है, ये दोनों सेम ही रहेगा। ये फॉर्मूला ही है, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको याद रहेगा, सपोज ये ऐसा रेस टू 5, ऐसा हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉब्लम रहता था, a प्लस बी रेस टू 5, तो इसके कोएफिशिएंट क्या रहते थे? हमेशा कोएफिशिएंट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सेम आते थे। पहला था 1, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5 और ये 1। अगर आप देखेंगे तो 5C5 एंड 5C0 1 आता है, 5C1 एंड 5C4 ये दोनों का आंसर 5 आता है, सेम आता है। 5C3 और 5C2 इन दोनों का आंसर सेम आता है, ऐसा है। तो हमेशा ये फॉर्मूला से ना जल्दी कैलकुलेट होता है। अगर आप 17 तक मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये डायरेक्ट 3 बार भी करके कर सकते। जो मैंने ये 2 टेक्निक्स बताया, ये समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट आपको ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। और दोनों का मतलब भी सबको समझ में आया? फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। NPR इज ऑलवेज यूज्ड इफ प्रॉब्लम इज अबाउट अरेंजमेंट। तो जब भी बुक्स के अरेंजमेंट के बारे में, बॉयज गर्ल्स का नंबर दिया रहेगा, इतने बॉयज इतने गर्ल्स है, इसको फोटोग्राफी के लिए डिफरेंट वेज वी हैव टू अरेंज। अरेंजमेंट, अरेंज वर्ड, यही इसका मतलब इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज परम्यूटेशन। एंड कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्शन वर्ड आएगा, सिलेक्शन या एनी अदर वर्ड विच मीन सिलेक्शन। तो सिलेक्ट करना है, तो कभी कभी चूज वर्ड भी आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें ये कार्ड्स है, वन कार्ड इज चोजन बोल सकते हैं, वन कार्ड इज सिलेक्शन सिलेक्टेड ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सिलेक्ट या सिलेक्शन, सिलेक्ट का एक वर्ड जिसका मीनिंग है सिलेक्शन, ये भी कॉम्बिनेशन के लिए यूज हो सकता है। ओके, तो इतना सबको क्लियर है ना जो मैंने बताया अभी? यस, यस सर। okay, then we will go back to our chapter probability. लास्ट लेक्चर में मैंने कल आपको एकदम बेसिक कुछ बताया था, प्रोबेबिलिटी का मतलब बताया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने आपको कल बताया था। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, तो अपना फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सबको फॉर्मूला याद है ना? स्कूल में 10वीं में आपने ये ऑलरेडी ये चैप्टर स्टडी किया है, तो इसका बेसिक्स आपको मालूम होना ही चाहिए। तो वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट
ये अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये फॉर्मूला अगर है तो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू स्टेप्स आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर प्रॉब्लम। फर्स्ट वी विल फाइंड एन ऑफ एस, जनरली एन ऑफ एस पहले फाइंड करते हैं, देन वी विल फाइंड एन ऑफ ए। इवेंट जो दिया रहेगा ये क्या रहेगा वो आपको प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा, एंड देन वी विल डिवाइड दिस एंड दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फॉर्मूला देखने का और वो एक एक चीज फाइंड करने का, डिवाइड करने का खत्म हो गया। तो ये अभी प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल्स में जाते हैं अभी डायरेक्ट, यहाँ से चालू होता है। ये भी प्रॉब्लम आपको 10वीं में था, फिर भी हम लोग रिवाइज करेंगे। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग। कभी कभी है ना 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर है, ये टुगेदर वर्ड नहीं लिखा लेकिन समझने का कि 3 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा सेम प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकता है कि 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, उसका भी यही आंसर है, यही टेक्निक है। 1 कॉइन इफ यू टॉस 3 टाइम्स या 3 कॉइन्स इफ यू टॉस टुगेदर, उसका ये जो है ना सैंपल स्पेस वो सेम आता है, उसका टेक्निक सब कुछ सेम है। द क्वेश्चन इज इफ वी टॉस 3 कॉइन्स together, find the probability that at least 2 heads appear, ठीक है। तो अपने को 3 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट ये एक बात मुझे बताना है, आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये 2 वर्ड है ना बार बार आने वाले हैं, तो दोनों का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। वन इज एटलीस्ट एंड अदर इज एटमोस्ट। ये 2 वर्ड है ना बार बार आने वाले, याद रखो। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। इफ आई से एटलीस्ट 2, इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? 2 बार होना ही चाहिए। हाँ, एंड इफ आई से एटमोस्ट 2, दोनों का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट 2 एंड एटमोस्ट 2? सर एटलीस्ट में मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। वेरी गुड। एटमोस्ट में मैक्सिमम 2 होना चाहिए। हाँ, तो ये एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। 2 3 4 मोर देन 2 अलाउड है, एटलीस्ट 2 से स्टार्ट होना है, मतलब 2 3 4 5। अभी इसका जो अपर लिमिट है वो कुछ मालूम नहीं, वो एग्जांपल देख के समझेगा। एटलीस्ट 2 बोलेंगे हेड्स, तो अपर लिमिट 3 नहीं है ना, 3 से ज्यादा तो हेड आएगा नहीं, ये 3 ही कॉइन टॉस हो रहा है। तो ये केस में 2 और 3 आएगा, कोई कोई जगह पे 2 3 4 आ सकता है, 2 3 4 5 10 तक भी जा सकता है, एग्जाम्पल पे डिपेंड है। एटमोस्ट 2 का मतलब है वी कैन नॉट एक्सीड 2, तो 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम का मतलब है 0 भी आ सकता है। ये ना 0 बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर किसी ने बोला कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में एट मोस्ट आई विल गेट 2 मार्क्स, इसका मतलब क्या है? 2 मार्क मिल सकता है, 1 मिल सकता है या 0 भी मिल सकता है। 0 ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर। एटमोस्ट में 0 लेना है, याद रखो, नहीं तो ना कुछ लोग 1 और 2 लेंगे, एटमोस्ट 2 में 1 और 2, वो रॉन्ग है। एटमोस्ट में 2 या 2 से कम, और कम में ये निकल जाने का ये भी एक ऑप्शन है। तो अपने को ये मैंने इसके लिए बताया इतना डिटेल में क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में ये 2 वर्ड आने वाले आगे जाके, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। तो एट दैट टाइम वी शुड नो दैट मीनिंग। तो तभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो पहले ही मैंने बता दिया। तो 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। तो अब पहले तो सैंपल स्पेस होता है, अपने को फॉर्मूला मालूम है, तो अभी वो फॉर्मूला निकल आगे है। तो फॉर्मूला मालूम है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में ये आएगा एच 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 टी। एक टी में जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सब लिखो। पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में टेल आ सकता है, या लास्ट वाले में टेल आ सकता है। देन 2 टी में क्या क्या ऑप्शन है वो लिखो। ये 2 टी के 3 ऑप्शन है, और 3 टी का ये एक ही है, और एक एच का 3 एच का भी एक ही। तो लाइक दिस देयर आर टोटल एन ऑफ एस, टोटल 8 ऑप्शंस आर देयर। अभी अपना ए क्या है?
क्वेश्चन में देखने का, हमेशा ABCD जो अपना क्वेश्चन रहेगा उसमें से देखने का, एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड, इसमें से 2 या 2 से ज्यादा हेड किधर है? तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं ये 4 है, क्योंकि ये फर्स्ट 4 जो ऑप्शन है ये ऐसे ऑप्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है, और बाकी के जो है 4 उसमें 2 से कम हेड है। सो देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर दिस। तो n of a is 4। तो अभी अपना फॉर्मूला n of p of a, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a is n of a upon n of s। so it is 4 upon 8 equal to 1 upon 2। सिंपलेस्ट डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखने का। आप कैलकुलेटर में भी ऐसा नंबर लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर वो अपने आप डिवाइड होके जो कॉमन मल्टीपल है वो कैंसिल होके देता है कैलकुलेटर। तो प्रोबेबिलिटी इज दिस। किसी को इसमें डाउट है? ये एग्जांपल में कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, अभी अलग अलग एग्जांपल देखेंगे धीरे धीरे। जो मैंने एनपीआर एनसीआर बोला उधर तक हम लोग जाने वाले। द सेकंड एग्जांपल इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडेज। तो आपको मालूम है क्या एक साल में हाउ मेनी वीक्स आर देयर? हाउ मेनी वीक, टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं एक साल में? हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 52। 52 वीक्स, सबको मालूम है ना? 52 वीक्स होते हैं एक साल में। लेकिन लीप ईयर में 52 वीक्स मतलब क्या? 7 डेज मल्टीप्लाई बाय 52। लेकिन 7 डेज मल्टीप्लाई बाय 52 अगर करेंगे तो फिर 365 नहीं आता है, हमेशा एक दिन ज्यादा रहता है, राइट? अगर आप देखेंगे ना तो हर साल में 365 डेज में 52 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 7 दिन के 52 और एक दिन ज्यादा रहता है। इसके लिए हर साल कैलेंडर, नहीं तो 52 वीक्स ही रहते खाली, तो कभी कैलेंडर चेंज ही नहीं होता था, हमेशा मंडे वही दिन आता था ना, क्योंकि 52 मल्टीप्लाई बाय 7 एक दिन ज्यादा रहता है हमेशा साल में। तो इसके लिए हर साल एक दिन आगे जाता है कैलेंडर। हमेशा याद रखो कैलेंडर हर साल एक ही दिन आगे जाता है। ओनली इफ इट इज लीप ईयर दैट टाइम 52 प्लस 2 एक फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, इसके लिए 2 दिन आगे जाएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडेज। तो 52 ही संडे होना चाहिए, सारे दिन 52 ही रहेंगे, लेकिन एक कौन सा तो दिन आता है जो एक्स्ट्रा है, तो वो हो सकता है मंडे, हो सकता है ट्यूसडे, हो सकता है। तो वी हैव टोटल 7 ऑप्शंस, 7 में से कोई तो एक रहेगा। अपने को वो लोग बोल रहे संडे का चांस कितना है, तो संडे का चांस कितना है, अपने को खाली संडे चाहिए ये 7 में से, तो 1/7 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे आएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम 7 है, ये 7 में से कोई तो एक दिन रहेगा। और अपने को फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, उन्होंने क्वेश्चन में संडे पूछा है, तो संडे कितने हैं इसमें, एक ही संडे है, तो 1/7 आंसर आया। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अभी यहाँ से ना अपने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम चालू हो रहे हैं। अभी अच्छे से समझ लो। एन ऑन मतलब एक बॉक्स है, कंटेन्स 6 व्हाइट 4 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। तो एक बॉक्स में डिफरेंट कलर बॉल्स है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, अभी ये वर्ड ड्रॉन जो है इसका मतलब सिलेक्शन है, इसका मतलब हम लोग को एनसीआर करना है, ये समझ लेने का, याद रखो सिलेक्शन के प्रॉब्लम में एनसीआर करना है। तो इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब आपने देखा नहीं, बिना देखे कोई भी 3 बॉल सिलेक्ट किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अभी ये 4 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए, हम लोग एक एक करके चारों देखेंगे, ठीक है? तो पहले ना एक बात याद रखो, आपने को पहले फाइंड करना पड़ता है एन ऑफ एस। एन ऑफ एस के लिए आपको ये देखना नहीं है कि डिफरेंट कौन कौन से, सब मिक्स कितने हैं अपने पास, अभी टोटल का ऐड करके देखो, 6 व्हाइट 4 रेड एंड 9 ब्लैक, टोटल वी हैव 19 बॉल्स। तो 19 में से क्वेश्चन में कितने सिलेक्शन का बात हो रहा है, 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, सो दैट मीन्स n of s will be 19c3 upon only 19c3, n of s है ना, प्रोबेबिलिटी के टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो 19c3 टोटल 19 है, उसमें से कोई भी 3। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं क्या होता है। और अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है अभी भी,
then you can calculate using calculator. तो 19C3 is कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं एक्चुअली, ये लास्ट में ना डिवाइड वो भी कैलकुलेटर में लास्ट में कर सकते हैं, ये इतना आता है। अब ये इवेंट क्या है अपना, ये एन ऑफ एस हो गया। इवेंट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 4 एक एक करके प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें। एग्जाम में आपको 1 या 2 मैक्सिमम आएगा, 4 प्रॉब्लम एक साथ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 balls drawn are white, मतलब अभी व्हाइट का चांस पूछा है, अभी अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अभी तक हम लोग ने खाली सैंपल स्पेस फाइंड किया, तो अभी ये 2 balls drawn are white। लेकिन एक बात यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपने 2 बॉल सिलेक्ट नहीं किया है, हम लोग ने 3 सिलेक्शन किया है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 balls are selected, तो 3 if you are selecting 3 balls, क्वेश्चन यहाँ पे तो 2 की बात हो रही है खाली, तो तीसरे के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सिलेक्शन तो तीसरे का भी होने वाला है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट समझना, बहुत लोग है ना ये समझ नहीं पाते। हाँ, तो उनको लगता है 2 ही सिलेक्ट करना है, ये तीसरा ये क्या किया है, ये क्यों किया है। देखो 2 का सिलेक्शन का ये शायद मुझे लगता है कि ये किस सबको आसानी से समझेगा कि ये क्यों लिखा है। 6C2 क्या है वो सबको समझ में आ जाएगा। 6 टोटल white balls are 6 and we are selecting 2 out of 6, so 6C2, these many ways we can select all white balls, 2 white balls out of 6, लेकिन अपने को 3 टोटल सिलेक्शन होने चाहिए। अभी 3 अगर टोटल सिलेक्ट करने हैं तो अपने को यहाँ पे एक अदर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदर देन व्हाइट। तो अपने पास अदर देन व्हाइट का कितना है, देखो अभी यहाँ पे ये अदर देन व्हाइट है, यहाँ पे 4 रेड एंड 9 ब्लैक, तो दैट मीन्स टोटल अदर देन व्हाइट आर 13, तो 13 में से एक सिलेक्ट करना है। एक क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों को मिला के वी शुड हैव टोटल 3, तो 6C2 ये कैलकुलेशन है, और 13C1 वो ये, अच्छा वो 13C1 मतलब 1 ही है ना, तो खाली 13 आएगा। तो फाइनल आंसर वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये मैंने अभी बताया आपको। कुछ लोग है ना ये नहीं लिखेंगे और फिर आपको 0 मार्क मिलेगा, ये गलत है, ये लिखना है आपको। 13C1 वी हैव टू राइट, क्योंकि अगर खाली 6C2 लिखेंगे तो व्हाइट बॉल का तो सिलेक्शन हुआ, लेकिन टोटल क्वेश्चन में 3 बॉल सिलेक्शन करने के लिए बोला है। सो इफ वी सिलेक्ट ओनली 2 देन दिस इज इनकम्प्लीट, तो इसके लिए 13C1 भी आएगा एंड 19C3 इज एन ऑफ एस। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो ऐसा और बाद में डिवाइड करो, या फिर सीधा कैलकुलेटर में डाल दो ये, लेकिन खाली डिवाइड बराबर करो, नहीं तो ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलत होता है। अगर आपने x y z ऐसा कुछ और डिवाइड बाय ab ये कैलकुलेटर में अगर करना है आपको ऐसा, तो कैलकुलेटर में इधर ब्रैकेट नहीं डालेंगे ना तो a डिवाइड होता है, लेकिन b सीधा ऊपर ले लेता है मल्टीप्लिकेशन में। शायद मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए डिवीजन में एक है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिवीजन में इफ वी हैव मोर टर्म्स देन वी शुड राइट ब्रैकेट, ये तो गलत हो सकता है। तो अभी मुझे ना यहाँ पे एक बात और बताना है। ये पहला प्रॉब्लम है, इसका आंसर आया 195/1938। यहाँ पे ना एक बात मुझे बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। जब भी ना वर्ड एंड आएगा ना, ये लोगों ने नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और जब भी वर्ड और आएगा, इन दोनों के टाइम पे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेनेवर वी विल यूज एंड वर्ड दैट टाइम वी विल मल्टीप्लाई, ऑलवेज वी विल मल्टीप्लाई। अभी ना यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा नहीं बीच में कि ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये भी तो सवाल है ना। ठीक है, ऐसे भी मल्टीप्लाई क्यों किया है, ऐड भी तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो याद रखो, whenever we will use and word that time we have to multiply, whenever we will use or word that time we have to always add। याद रखो, अब ये और कभी यूज करने का और एंड कभी यूज करने का, ये आपको प्रॉब्लम में समझ में आएगा। ये एक ही प्रॉब्लम में सब कुछ समझ में आने वाला है, लेकिन ये हाँ सर नीचे प्रॉब्लम है सर, 19x6 नहीं होना चाहिए, 19x3 होना चाहिए, राइट? ये ना ये डिवाइड करके किया है रे, ये 6 इसको डिवाइड किया ना। हाँ तो 3 आएगा ना सर? 3 करेक्ट।
नहीं, लेकिन ये शायद मुझे लग रहा है, नहीं बराबर है, बराबर, करेक्ट, ये 3 होना चाहिए, तो ऐसा मिस्टेक हो सकता है। अभी मैंने ये सर जो 18 को बोला, 6 दिया है, इसलिए। क्या हुआ, एंड और का सबको समझ में आया? एंड के टाइम पे वी ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई, और के टाइम पे वी ऑलवेज हैव टू ऐड। अभी एंड और को भी यूज करने का, ये अभी एग्जांपल में यही एक सेम एग्जांपल में आने वाला है। यहाँ पे ना एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करो। दैट इज, ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ 2 balls आर व्हाइट, तो इसका मतलब इधर ही लिख सकते हैं हम लोग कि 2 व्हाइट, ठीक है, 2 व्हाइट, ये हो गया इधर। अभी वो लोग ने बोला है 3, तो इधर यहाँ पे वर्ड आएगा एंड 1, मैं बोलूंगा नॉन व्हाइट, वैसे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अपने को समझने के लिए हम लोग बोल रहे अदर देन व्हाइट 1 एंड व्हाइट 2। ये एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जो ये प्रॉब्लम है ना, एंड और सब आने वाला है, तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जब भी एंड आएगा ना, दैट टाइम यू विल मल्टीप्लाई। यहाँ पे और क्यों नहीं आ सकता है? कोई बता सकता है कि और क्यों नहीं आ सकता है, एंड क्यों आएगा वर्ड? मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, क्या उसको और से रिप्लेस करेंगे तो भी सेम मीनिंग आएगा, होएगा उसका? हाँ, समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो, Yes, sir. हाँ, कोई मुझे बता सकता है क्या एंड की जगह पे और लिख सकते हैं क्या हम लोग? इंग्लिश में एंड और ये दोनों का मतलब सेम है क्या? नहीं सर। नो सर। No, sir. तो एंड को और से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये देखो, जब भी है ना, टोटल 3 करना है ना, तो टोटल कंप्लीट होने तक आपको हमेशा एंड लिखना है, वो याद रखो। 3 का सिलेक्शन बोला है तो 3 तक आपको बीच में एंड लिखना पड़ेगा। जब भी 3 कंप्लीट होता है तो ही आप उधर और डाल सकते हैं। जब तक 3 कंप्लीट नहीं हो, 3 की बात मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में 3 सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आगे प्रॉब्लम है और डिटेल में आपको पता चलेगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन इन 1 ऑफ ईच कलर, तो अपने पास टोटल कितने डिफरेंट कलर्स है? एक व्हाइट है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो इसका मतलब मुझे एक व्हाइट चाहिए, एक रेड चाहिए और एक ब्लैक चाहिए। तो 3 डिफरेंट कलर के तीनों मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया और हर एक एक कलर का डिफरेंट आ रहा है, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, ये अभी हम लोग को करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 ऑफ ईच कलर। ये एक बात याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा लेकिन आपको बार बार ऐसा करना पड़ेगा। पहला तो एस होता है, एन ऑफ एस, लेकिन सेकेंड थिंग इज बिफोर वी स्टार्ट, क्वेश्चन में से ना उसको एबीसीडी बनाने का। ये पहले को ए लेंगे, दूसरे को बी लेंगे, तीसरे को सी लेंगे, चौथे को डी लेंगे, और एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ डी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सी, डी। ये आपको ना प्रॉब्लम में बार बार यूज किया है तो मालूम होना चाहिए एबीसीडी क्या हो रहा है। ए बी क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसके लिए बी लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो ए लिया था। 1 ऑफ ईच कलर, तो व्हाइट के एक, दूसरा कलर है रेड, रेड का एक, एंड लास्ट वन इज ब्लैक, ठीक है, ब्लैक का भी एक। तो अभी मुझे बताओ आप, ये तीनों के बीच में मैं एंड डालू कि और डालू? ये लोग ने नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे और सिंपल होएगा। या इधर 3 के बीच में एंड आएगा कि और आएगा? एंड। एंड And और कैन नॉट बी रिप्लेस हियर, एंड ही आएगा। अभी एंड क्यों लेना है यहाँ पे? तो देखो 3 का कंप्लीट सेट होना चाहिए कि नहीं। ये लोगों ने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 balls are selected at random, so that means we have to stop when 3 balls are selected। अभी तक एक ही यहाँ पे एक सिलेक्ट हुआ है, व्हाइट, वन व्हाइट, वन रेड एंड वन ब्लैक। तो इधर तक तो जाना पड़ेगा ना, तो बीच में एंड ही आएगा सबके, क्योंकि 3 सिलेक्ट तभी होएगा जब भी आप इधर एंड लिखोगे। इफ यू राइट और हियर, तो इसका मतलब एक व्हाइट या एक रेड या एक ब्लैक। तो और का मतलब क्या होएगा? कुछ भी चलेगा अपने को, मतलब 3 सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है पूरा। 3 सिलेक्ट जब तक नहीं होता है
टिल दैट टाइम वी हैव टू राइट एंड। तो इसके लिए मल्टीप्लाई किया है। बहुत सारे लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगले प्रॉब्लम में ना एडिशन आने वाला है। तो एडिशन कभी आता है और मल्टीप्लिकेशन कभी आता है। इसका सिंपलेस्ट मेथड ये है कि whenever we will write and, that time we will multiply. Whenever we will write or, that time we will add. और ये कभी करना है, और का अभी आगे आने वाला है, ठीक है। तो वन ऑफ ईच कलर, एक व्हाइट, एक रेड, एक ब्लैक। तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस तो पहले फाइंड हो चुका है, इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, फाइनल आंसर इज दिस, ठीक है। अभी थर्ड केस इज नन ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड, मतलब रेड नहीं चाहिए, अदर देन रेड कोई भी चलेगा। तो एकदम सिंपल है, रेड नहीं चाहिए बोला है तो बाकी का कोई कंडीशन नहीं है ना। सो हाउ मेनी 3 balls मस्ट नॉट बी रेड, तो इधर व्हाइट और ब्लैक दोनों चलेगा। तो ये दोनों को सीधा ऐड कर दो। अब ये 15 में से कोई भी 3 बॉल लेंगे तो रेड आने का चांस ही नहीं है। सिंपल है, अपने पास रेड के जो 4 बॉल है उसको हटा देंगे, तो ये टोटल 15 डिफरेंट अदर व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स है। इसमें से अपने को कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 15C3 आएगा, क्योंकि 3 सिलेक्ट करने हैं 15 में से, रेड आएगा ही नहीं। तो एन ऑफ सी इज 15C3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड प्रॉब्लम है। ए बी सी डी ऐसे लिखते जाने का, याद रखो। ये मेथड लिखने का कैसे, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 15C3 अपॉन 19C3, ये इधर फाइंड हो चुका है। एन ऑफ एस पीछे से लिया है, ये कैलकुलेट करो, आंसर आया 455 अपॉन 969। अभी लास्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक प्रॉब्लम अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा ना अच्छे से, ये तो आपको ये चैप्टर में सारे के सारे प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम अलग रहेगा, लेकिन टेक्निक यही रहने वाला है। ये चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे आपको समझ में आएंगे, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आता है। तो इसके लिए फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा ध्यान दो। अगर आपको ये कोई डाउट रहेगा तो अभी पूछो मुझे, क्योंकि ये एक समझेगा। आगे के प्रॉब्लम में मैं शायद इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा जितना अभी कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये सब चीज आपके लिए पूरा नया है, इसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन आगे जाके मैं फिर थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो थर्ड इज एटलीस्ट वन व्हाइट। पहले हम लोग ने यहाँ पे ऊपर लिखा था व्हाट इज एटलीस्ट एंड व्हाट इज एटमोस्ट। एटलीस्ट क्वेश्चन अपना क्या है अभी, एटलीस्ट वन शुड बी व्हाइट। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे है, एटलीस्ट वन व्हाइट बॉल वी हैव टू सिलेक्ट। तो इसका मतलब है क्या है, एक व्हाइट और 2 व्हाइट और 3 व्हाइट। सबको समझ में आया क्या? 3 से ऊपर तो नहीं जाएंगे। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है बताओ मुझे। एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 या 1 से ज्यादा ना। तो 1 और 2 और 3, अभी और वर्ड आ रहा है, ये याद रखो। और क्यों आ रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 व्हाइट, इधर एटलीस्ट का मतलब ही होता है ना 2 या 3 या 4, 2 एंड 3 एंड 4, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड जब भी आएगा तभी और आने ही वाला है, याद रखो। सो 1 व्हाइट और 2 व्हाइट और 3 व्हाइट ऐसे आ रहे हैं। तो ना ये इधर है ना एक और मेथड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ लेकिन अगर वन वाइट आए तो हम लोग को उसके साथ बाकी दो का भी पॉसिबिलिटी रखना पड़ेगा ना। हाँ, वही आगे वन उधर ही वाइट जा रहा हूँ। एंड वेरी गुड वेरी गुड। 1 व्हाइट एंड जिनको ये नहीं समझ में आता है ना, ये लेक्चर फिर से आप सुनो, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक भी समझाना प्रॉब्लम बाकी के समझ में आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 व्हाइट एंड 2 नॉन व्हाइट करना है। अभी एंड वर्ड में डाल रहा हूँ, इधर लिखने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 1 व्हाइट एंड 2 नॉन व्हाइट, ठीक है। एंड वर्ड क्यों डाल रहा हूं मैं, कि 3 तो सिलेक्ट करने हैं ना अपने को, एंड डालना पड़ेगा।
क्योंकि देखो एक व्हाइट आएगा तो दो नॉन व्हाइट तो आएगा, क्योंकि अपने को 3 सिलेक्ट करने हैं. सो इफ one white ball is coming, then that means 2 other than white should be there. So 1 white and 2 non white. अभी और के लिए मैं प्लस कर रहा हूं. ये कंप्लीट हो गया मेरा इधर, ये नीचे इधर किया मैंने. अभी ये जो 2 white है इसके लिए आप मुझे बताओ क्या लिखना पड़ेगा मुझे. 2 white and 1 non-white. यस, 2 white and 1 non white. ठीक है, वो जो उन्होंने जो सॉल्व किया है उसको मत देखो, वो भी अलग मेथड है, वो भी बताने वाला हूँ. वो उनका मेथड भी मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले ये देख लो आप. 1 white 2 non सर white. and 1 non-white. हाँ हाँ, एंड होना चाहिए. बाय मिस्टेक मैंने एडिशन साइन दिया था. एंड 1 नॉन वाइट. प्लस प्लस क्यों? क्योंकि ये तीसरे सेकेंड टाइम यहाँ पे और लिखा है तो उधर प्लस आएगा. 3 वाइट के टाइम पे देयर विल बी नो अदर कलर बॉल, क्योंकि 3 ही सिलेक्ट करना है. एक बात याद रखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये एंड और के बारे में. यहाँ पे टोटल 3 करने हैं, 3 हो गए. यहाँ पे टोटल करने हैं 3, 2 और 1 3 हो गए, और ये ऑलरेडी 3 है तो इसके साथ और कुछ आएगा नहीं. ठीक है, 3 3 3. और बीच में हमेशा जब भी सेट कंप्लीट होता है ना तो और आ सकता है, प्लस हो जाता है. लेकिन जब भी सेट कंप्लीट नहीं होता है 3 का, 3 हो 4 हो, क्वेश्चन में डिपेंड है वो, तो तब तक आपको यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी इफ यू वांट टू फाइंड ये एन ऑफ डी, इन्होंने ना अलग मेथड से सॉल्व किया, वो भी बताने वाला हूं आगे. एन ऑफ डी विल बी व्हाट, एन ऑफ डी विल बी व्हाट, ये आपको करना पड़ेगा. व्हाइट कितने हैं अपने पास, टोटल व्हाइट कितने हैं यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में देखेंगे. 6 व्हाइट 4 रेड एंड 9 ब्लैक. ठीक है, तो अभी इसको ना करना पड़ेगा अपने को. 6 व्हाइट 6 में से 1 व्हाइट एंड है, इसके लिए मल्टीप्लाई. देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये इन्होंने नहीं किया है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है. दोनों का फाइनल आंसर सेम आता है, और इन्होंने दूसरे मेथड से क्यों किया है वो भी मैं बताने वाला हूँ. अभी आप बोलेंगे ये समझ में आता है, ये करेंगे, लेकिन ये भी मेथड चाहिए अपने को. ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ. 6C1 मल्टीप्लाई बाय नॉन व्हाइट टोटल कितने हैं अभी अपने पास, 6 छोड़ के बाकी बचे हुए कितने हैं, 13. 13 है ना. 6 छोड़ेंगे तो टोटल 13 है. तो अभी यहाँ पे वी हैव टू राइट 13 नॉन व्हाइट में से 1. हमेशा याद रखो ये जो ऊपर है ना यहाँ पे हमेशा टोटल नंबर और नीचे टोटल सिलेक्टेड. हाँ, तो 13 नॉन व्हाइट 2 आएगा ना सर, 2 आएगा. 13 टोटल नॉन व्हाइट में से वी आर सिलेक्टिंग 2. 6 व्हाइट में से वी आर सिलेक्टिंग 1. नीचे हमेशा सिलेक्शन लिखने का, ऊपर हमेशा टोटल लिखने का, याद रखो. प्लस ये हो गया पहला वाला. सिमिलरली यू विल डू फॉर अदर 2. तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, यहाँ पे भी वैसे करेंगे, आगे दोनों का ऐसे करेंगे. दैट विल बी एन ऑफ डी एंड फाइनल आंसर निकल. ये मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, आगे आप उसको ना एज अ होमवर्क इसको कंप्लीट करो. पी ऑफ डी विल बी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये पूरा ऊपर लिखो, डिवाइड बाय नीचे आएगा एनएफएस 19C3 है, क्या है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, मैंने जो एक्सप्लेन किया ये मैं अभी बताने वाला हूँ. इसके पहले ये ओल्ड मेथड से चल रहा है, वो मैंने बताया. इसमें किसी को एंड और क्या है, मल्टीप्लाई क्यों किया, या कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो बताओ. ये जो सेकंड यहाँ पे मैंने लिखा है, एनी कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. ओके, तो देखो अभी अपना सेकंड मेथड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. आपको लगता रहेगा सर बहुत धीरे धीरे सिखा रहे हैं या कितना टाइम लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखो, ये पहला स्टार्टिंग में बेसिक्स आपको मालूम नहीं रहता, इसके लिए इतना टाइम लगता है. बाद में ये प्रॉब्लम्स में ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया है. एनएफसी क्या होता है, एंड क्या है, और क्या है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कभी करने का, ये सब मैंने बता चुका हूँ. तो आगे मैं जल्दी करने वाला हूँ. ठीक है,
तो ये मेथड है, नया है, इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं अदर मेथड। एक बात यहाँ पे समझना है कि एक फॉर्मूला है अपने पास ना, ये ऊपर जो लिस्ट बेसिक कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें है ना एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब मैं पहले बताता हूँ। ए जो है तो नॉट ए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पास अगर मेरा एक इवेंट है पास, तो फेल जो है ना वो नॉट ए हो जाएगा। सपोज ए है पास, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी नॉट पास। नॉट पास का मतलब फेल होता है ना। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये नहीं। कॉम्प्लीमेंट जब भी डालेंगे इसका मतलब क्या होएगा, नॉट दिस। तो ये कभी भी है ना प्रोबेबिलिटी में एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगर ये इतना ए रहेगा ना, सपोज ये इतना ए है, तो नॉट ए या ए कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस मच। कॉमन सेंस है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है ना, ए को कैसे कंसिडर कर सकते, ए और इसके बीच में कभी कुछ सेम नहीं रहेगा। ए इतना है तो ये कॉम्प्लीमेंट इतना रहेगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे और आसानी से समझेगा आपको। सपोज आपका पास होने का परसेंटेज है 75%। एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम आपने दिया एंड योर चांस ऑफ गेटिंग पास इन दैट एग्जामिनेशन इज सपोज 75%। तो इसका मतलब फेल होने का चांस कितना है, कितना चांस है फेल होने का? 25%। 25% chances are there that you may fail in that examination। तो आपने क्या किया, आपने 100 में से माइनस किया। तो परसेंटेज के टाइम पे तो 100 में से ही माइनस करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर 1 होता है, अपने को मालूम है। तो हमेशा ये 1 में से माइनस करेंगे ना, तो नॉट ए मिलता है अपने को। तो मतलब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, राइट। डिफेक्टिव जैसे एक पर्टिकुलर एक बल्ब का आपने एक बॉक्स खरीद किया, ठीक है। तो डिफेक्टिव बल्ब भी हो सकता है उसमें, अपने को मालूम नहीं रहता, हम लोग ऐसा पूरा बॉक्स लेते हैं। एक कंपनी बल्ब मैन्युफैक्चर करती है और वो बॉक्स में पैक करके वो चला जाता है, लेकिन एक हर चीज में एरर तो होता ही है ना। तो उन्होंने भी जो मैन्युफैक्चर किया है उसमें ऐसा हो सकता है कि देयर आर सम बल्ब्स व्हिच आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव का चांस कितना है, 1000 में एक भी हो सकता है, 10,000 में एक भी हो सकता है। सपोज 100 में एक का चांस है कि एक 1000 बल्ब्स में से, सॉरी 100 बल्ब में से एक बल्ब हमेशा डिफेक्टिव रहता है। तो अगर आपने एक 100 बल्ब का बॉक्स खरीदी किया, तो देर आर चांसेस दैट 1 बल्ब आउट ऑफ दोज 100 मे बी डिफेक्टिव एंड 99 मे बी ऑल नॉन डिफेक्टिव। अच्छे वाले 99 मिलेंगे और एक डिफेक्टिव। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके बॉक्स में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हम लोग हमेशा नंबर से देखते हैं ना। तो कंपनी एक अगर 100 में एक डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर कर रही है, तो एक चांस आपके पास अगर 100 बल्ब्स आते हैं तो ये चांस है। तो 100 में से हमेशा हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे ये एग्जांपल समझना है, 1 में से माइनस क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर इज ऑलवेज 1। 1 में से अपने को माइनस करना है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं फिर से लास्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये अदर मेथड है। इवेंट इज व्हाट डी लिया है, फोर्थ एग्जांपल है, एटलीस्ट 1 बॉल इज ऑफ व्हाइट कलर। तो एटलीस्ट 1 का अपोजिट सेंटेंस क्या होगा, एटलीस्ट 1 है ना, तो एक भी व्हाइट नहीं, यही एटलीस्ट 1 का अपोजिट है। नन ऑफ दिस 3 बॉल्स आर व्हाइट। 3 में से एक भी व्हाइट नहीं है। सपोज मैंने सिलेक्ट किया और मेरे हाथ में कम से कम एक व्हाइट आ रहा है, मतलब हर सिलेक्शन में एक व्हाइट या 2 व्हाइट या 3 व्हाइट आ रहा है। इसका अपोजिट इवेंट क्या होएगा,
कि मैंने सिलेक्ट किया और एक भी व्हाइट नहीं आया, एक भी व्हाइट नहीं आया, मतलब क्या हो गया कि इसका अपोजिट है ये। और एक एग्जांपल बता दो ये अपोजिट कैसे है, आपको एक्सप्लेन करने के। देखो अपने पास हमेशा 0 से स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी, 0 1, 0 के नेगेटिव में कभी नहीं जाते हम लोग, ये ऐसे आगे बढ़ सकते हैं आप। तो वो लोग ने एटलीस्ट 1 व्हाइट का क्वेश्चन दिया है ना, तो अपना इतना पार्ट है, एटलीस्ट 1 व्हाइट मतलब 1 या 2 या 3, 1 और 2 और 3। तो इसका जो अपोजिट पार्ट है उसमें 0 व्हाइट आएगा या नो व्हाइट आएगा। देखो मैंने ये जितना सिंपल करके बताया, ये सिंपलेस्ट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अगर आपको समझ में नहीं आता तो यही लास्ट है, इससे आगे और कुछ नहीं है कि none of 3 balls is white is opposite of this। ये क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता था। 1 में से उन्होंने माइनस किया है, वो ऊपर का फॉर्मूला यूज किया है। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो एटलीस्ट 1 व्हाइट इज 1 माइनस नो व्हाइट। नो व्हाइट इज 0 व्हाइट ना। अपना क्वेश्चन में 1 से लेके चालू किया है वो लोग ने, एटलीस्ट 1, तो मतलब 1 या 2 या 3 या ऐसे, तो 0 व्हाइट उसका अपोजिट है, 1 माइनस 0 व्हाइट, नो व्हाइट। तो नो व्हाइट मतलब क्या है, अपने को 3 तो सिलेक्ट करने हैं ना। नो व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड, इसका मतलब अदर देन व्हाइट 13 है, 13 में से अदर देन व्हाइट में से ही सब सिलेक्ट हो गए, व्हाइट 0 है। अगर किसी ने इधर 6 0 लिखा क्योंकि व्हाइट के 0 ऐसा समझ के, तो भी आपका गलत नहीं आएगा, क्योंकि 6 0 इसका 1 आंसर 1 है, नॉट 0, इसका आंसर 1 ही आता है। 6 में से 0 सिलेक्ट किए। कभी भी एक बात याद रखना है आपको प्रोबेबिलिटी में, नॉट सिलेक्टिंग इज ऑल्सो 1 सिलेक्शन। ये थोड़ा मैंने एक स्टेटमेंट बोला, किसी को समझ में आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि अपने पास सपोज आपको किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो आपके पास सपोज 10 चीज है, 10 काम है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ दोज ऐसा भी एक चीज है, जैसे इफ यू कैन से दैट आई एम डूइंग नथिंग। तो अभी आपके पास सेट ऑफ जो एक्टिविटीज है 10 एक्टिविटीज, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन डूइंग नथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग। तो 0 जो है ना, ये इससे आंसर 0 नहीं होता है, 1 आता है आंसर। 6 में से 0 सिलेक्ट किया तो आप बोलेंगे 0 आना चाहिए, 0 नहीं है, 1 आता है। ये जो चल रहा है 6 में से 0, ऐसे भी हो सकता है ना कि देर इज नो व्हाइट, देयरफॉर इट विल बी 1। नो व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड तो 1 आएगा। कभी भी 0 आते तो किसी ने यहाँ पे नो व्हाइट बॉल मतलब 0 व्हाइट में से 0 लिया और नॉन व्हाइट में से 3 लिया, ऐसे करके अगर किसी ने यहाँ पे लिखा और मल्टीप्लाई किया तो भी आपका आंसर यही आएगा। इससे 0 नहीं होता क्योंकि 6 से 0 इज 1। तो 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस इज, ये इन्होंने कैलकुलेट किया तो ये आंसर आया। तो ये दो चीज यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि ये क्यों किया है, ये इसका जरूरत क्या है, क्योंकि ये तो मेरे को समझ में आया, तो ये क्यों किया है। तो एक बात यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि सपोज मैंने 1 डजन, जैसे मैंने अभी आपको डिफेक्टिव बल्ब का एग्जांपल दिया। सपोज मैंने एक बल्ब का बॉक्स लिया, 1 डजन बल्ब है उसमें, और क्वेश्चन इज व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव। मेरे पास टोटल 12 बल्ब्स है, मेरे पास टोटल 12 बल्ब्स है, उसमें से एटलीस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ऐसे अपने को 12 तक जाना पड़ेगा। आपको ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ अभी, कि कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें 12 बल्ब्स है और क्वेश्चन है कि 12 में से 2 एटलीस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये है, तो इतने सारे कैलकुलेशन ऐसे करने पड़ेंगे, वो भी सारे के सारे, तो कितना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उससे अच्छा है कि इसके पहले वाला पार्ट क्या है, इसके पहले वाला पार्ट है 0 और 1, तो इधर 11 कैलकुलेशन करने हैं और इधर खाली 2 ही कैलकुलेशन करने हैं, और दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो अगर मुझे यहां से लेके 12 तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस
0 और 1 को कैलकुलेट करूंगा, बस हो गया। 1 माइनस कर रहा हूं ना तो अपने आप वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मैं आगे लेक्चर में और प्रॉब्लम्स आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मुझे खाली इतना जानना है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया ये एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है? लास्ट एग्जाम्पल खास करके मैंने बहुत टाइम लिया, क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये एक प्रॉब्लम भी समझ में आता है ना तो ये इसमें ये सब ऑलरेडी आ चुके हैं एटलीस्ट में, और इसके आगे के भी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया तो आ जाएंगे। तो किसी को भी अगर कोई भी डाउट रहेगा ना, ये लेक्चर का ये लास्ट पार्ट आप फिर से सुनो। हाँ, और अगर डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। नो सर। लास्ट पार्ट में डाउट है कोई किसी को? नो सर।